अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको वो क्या सपना दिखाना चाहते हैं। हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम किस प्रकार का भविष्य चाहते हैं, ये वो प्रस्तावना पे डिस्कशन की बात है। ये उस संविधान की बात है। ये सिर्फ सरकारों को आईना दिखाने वाली बात नहीं है। सरकार हमसे है। पहले ही लाइन जो मैं बार बार कह रही हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान हमारे द्वारा लिया गया है। हमें अपने लिए अपनी जिम्मेदारियां नियुक्त करनी होगी। आप कहां बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और किस प्रकार का भारत चाहते हैं। आप सिर्फ अगर अपनी घर की चार दीवारी में बंद रहेंगे तो बस उसे ही दुनिया मानेंगे, लेकिन चार दीवारी के बाहर पूरा समाज है। उस समाज में आपकी क्या पोजीशन है, समाज आपकी तरफ कैसे देखता है, आप समाज की तरफ कैसे देखते हैं, ये वो चर्चा का दिन है। और संविधान हमें वो सारी बातें देता है, वो सारे मूल्य देता है जिस प्रकार से हम अपना एक जीवन दर्शन तैयार कर सकते हैं। सो हम कहते हैं संविधान के लिए कि ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए बनाया गया है। वो हित क्या है? हम किसे कह रहे हैं कि ये हमारा हित है? सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी से हित प्राप्त होगा या नहीं होगा? सिर्फ हम चार दीवारी में अपनी स्वतंत्रता रखेंगे तो क्या उससे हमारा हित प्राप्त होगा? हमारा पास पड़ोस, हमारा समाज, हमारे गांव, हमारे शहर, उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या है? उसमें किस प्रकार की कल्पना हमने अपने लिए की है? हम आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उससे समाज तैयार होगा। उस प्रकार के हम जो भारत है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो बगैर फ्रेटर्निटी, बगैर बंधुत्व, बगैर सम्मान का जीवन, उसके बगैर ये सब तैयार नहीं होगा। सो ऐसे हम समाज के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं। बहुत गहरे मूल्य हैं, डीप मीनिंग है। हमारे बीच में श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जय हिंद जी बैठे हैं और बहुत बार हमने बुद्ध के दर्शन के ऊपर भी बात की है, बहुत सभाओं में बात की है। बुद्ध का दर्शन क्या है? बुद्ध का दर्शन में चिंतन की बात की गई है, आत्मचिंतन। और वो आत्मचिंतन दर्शन के लिए, ऐसा दर्शन जो जीवन के मूल्य हमें सिखाए, उस आत्मचिंतन की बात की है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में हमें बुद्ध जैसा एक दार्शनिक हमारे पास में है, एक दर्शन हमारे पास में है। वो व्यक्ति निर्माण की बात है, चरित्र निर्माण की बात है। और जब इस प्रकार के व्यक्ति जो दार्शनिक होंगे वो संस्थाओं में नियुक्त होंगे, वो सरकारों में होंगे, तो हमारे देश का जो भविष्य है वो भी उज्जवल ही होगा। तो हम उस प्रकार के दर्शन की बात कर रहे हैं। सो आज जो संविधान के ऊपर चर्चा है उसमें हमें ये भी देखना है कि जो सामाजिक न्याय है, क्या उसकी लड़ाई पूरी हो गई या उसमें अभी भी मुद्दे बाकी हैं? उसमें भी क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें बातचीत करनी है? क्या ऐसे प्रोग्राम होंगे, पॉलिसीज होंगे, क्या ऐसे कार्यक्रम होंगे सरकारों के जिनके माध्यम से ये गैर बराबरियां दूर होंगी? और साथ में जो राजनीतिक हिस्सेदारी है, जब तक उसमें भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक हम अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरतें खुलकर व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जो हम प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी में देखते हैं, एक्सप्रेशन, थॉट्स, फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ सिस्टम, उसके बगैर नहीं होगा। जब तक हम खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक वो सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं होगी। तो जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग,
हम क्या आशा करते हैं? हम सामाजिक न्याय की आशा करते हैं, हम आर्थिक न्याय की आशा करते हैं, हम राजनीतिक न्याय की आशा करते हैं, हम लिबर्टी, स्वतंत्रता, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे भाव, हमारी आवाज़, उसकी स्वतंत्रता की आशा करते हैं। हम उन मूल्यों के ऊपर चलने वाले लोग हैं जो बराबरी के मूल्य हैं, हर प्रकार की बराबरी, हर क्षेत्र में बराबरी, हर संभव बराबरी, उसको विकास कहते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। और उसमें हम एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, बिना किसी भेदभाव के, बंधुत्व की भावना से, शांति के माध्यम से। हमें याद रखना चाहिए, बाबा साहब ने कहा कि जब तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हम उसके माध्यम से बराबरी की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के क्राइम, किसी भी प्रकार की लड़ाई या किसी भी प्रकार की मारपीट या किसी भी प्रकार के ऐसे काम जो हमें हमारे देश में गैर बराबरी को और बढ़ावा दे, ऐसे कामों से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे पास संवैधानिक तरीके हैं जिससे हम अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में, बिना सम्मान के कोई भी पद, कोई भी व्यवस्था फलीभूत नहीं होती। जब तक सम्मान रहेगा तब तक इस देश का विकास भी होगा और हम दुनिया में अपना नाम भी कमाएंगे। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का, और मैं फिर से एक मुबारकबाद देती हूँ आयोजकों का जिन्होंने आज की ये सभा ऑर्गेनाइज की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शशि रानी जी के लिए, एक ज़ोरदार तालियों से। उन्होंने हमारे बीच में काफ़ी बातें रखी। उसमें से एक बात जो मेरे मन में रह गई है वो ये है कि हमारी महिलाओं का, बेटियों का रेप भी, उनके साथ टॉर्चर भी जाति देख के होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको जो इंसाफ मिलता है, जो न्याय मिलता है, वो भी जाति देख के मिलता है। कि 2012 की जो बेटी, निर्भया बेटी थी, उसको जस्टिस मिला, पर हाथरस की बेटी अभी भी जस्टिस के लिए, उसका परिवार जस्टिस के लिए रोक रहा है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम सोचें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अनिल जैन जी को, नेशनल चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अनिल जैन जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने जो आके कांग्रेस पार्टी में एक शूद्र मोबिलाइजेशन किया है, पूरा ओबीसी समाज को एक साथ जोड़ा है, उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। तो अनिल जैन जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद तरुण जी। जय भीम। हमारे आज के इस संविधान उत्सव के कर्ता धर्ता मेरे भाई एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, मेरी बहन शशि रानी जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जिनकी बड़ी आपने सारगर्भित एक, कभी मैं समझता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोफेसर पढ़ाते हैं उस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया आज हमें। और हमारे साथ बैठे संजय नीरज जी, और मैं इस सभा में देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को पहचान भी रहा हूँ मैं। आप सब संविधान के लिए लड़ने वाले सामाजिक न्याय के योद्धाओं, आप सबको मेरा फिर से जय भीम। साथियों, हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था चली हजारों सालों तक, और फिर ये संविधान आया, ये एक लंबी कहानी है। और जिस तरह से लगातार हमारे देश में सामाजिक अन्याय होता रहा, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उससे चलते हमारे एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी उसके खिलाफ लगातार बचपन से ही संघर्ष कर रहे हैं। मेरा ख्याल 14-15 साल की उम्र रही होगी गौतम जी आपकी, 14 साल की, जब से आपने
इस आंदोलन को किया, और वो एक यात्रा है। और वो यात्रा वही है। आज कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में भी वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे तब भी यही काम करते थे। काम नहीं बदला है। मेरा भी सौभाग्य है कि गौतम जी के साथ बरसों से मैंने सामाजिक न्याय के आंदोलन में काम किया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक हमारी संस्था होती थी, उसमें हमने काम किया, साथ साथ बहुत प्रोग्राम किए। और फिर जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जोर शोर से कांग्रेस पार्टी ने, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने, जिनको हम न्याय योद्धा कहते हैं, सामाजिक न्याय की इतनी बात उठानी शुरू की, तो मेरा और गौतम जी का उनसे थोड़ा आकर्षण हो गया। और फिर गौतम जी के साथ मिलकर के हमने पूरे देश में बहुत सारे इसी संविधान को लेकर के संविधान सम्मेलन किए। और उन संविधान सम्मेलन में लगातार राहुल गांधी जी, चाहे वो कितने भी बिजी रहे हो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में, उन्होंने हमेशा हमें समय दिया। और मैं इस ऑडिटोरियम में गौतम जी के सामने बैठे हुए हैं, ये साक्षी हैं। आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में जितने कार्यक्रम हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने संविधान को लेकर के हम लोगों को दिए, उतने शायद किसी भी एक संस्था को या एक डिपार्टमेंट को कार्यक्रम नहीं दिए। इससे पता लगता है कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की जो कमिटमेंट है संविधान के प्रति, वो कितनी ज़्यादा है। तो मैं भी एक ओबीसी से जाति से बिलोंग करता हूँ, और अगर संविधान ये नहीं होता तो मेरे दादा क्या करते थे? मेरे दादा तो गाय भैंस पालते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक काम करते थे, और दिन भर गोबर और जो पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसमें लथपथ रहते थे। कोई छुट्टी नहीं होती थी हफ्ते में, कोई संडे सैटरडे भी नहीं होता था। ठीक है, लेकिन समय बदला, संविधान आया, या अगर हम उससे भी पीछे जाएं तो जो व्यवस्थाएं बनी, जो मैकॉले जब इस देश में आए और उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि संविधान के कानून के सामने सब बराबर हैं, उन चीज़ों के चलते मेरे पिता टीचर बन गए, मैं डॉक्टर बन गया, और मेरी बेटी आज अमेरिका में जेनेटिक मेडिसिन की दुनिया की टॉप 10 डॉक्टरों में मानी जाती है। अब हम ताली भी बजा रहे हैं इस बात को, लेकिन कल्पना कीजिए अगर ये संविधान नहीं होता तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं अपने गांव में कहीं किसी जोहड़ के किनारे, तालाब के किनारे गाय भैंस चरा रहा होता, और मेरी बेटी भी कहीं ना कहीं वो जो गोबर होता है पशुओं का उसको थाप रही होती, उपले बना रही होती। तो ये है हमारा संविधान। हमारी जो आज की जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझती कि इस संविधान की वजह से जो इस देश के दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि हम जब से पैदा हुए संविधान लागू है बाबा साहब का, हम उस पीड़ा को जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने सही, जो अपमान सहा, जो जलालत सही, जो लाते और गालियां उनको पड़ी, उनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो हम इस देश में दिवाली मनाते हैं, ठीक है, होली मनाते हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो ये संविधान दिवस से बड़ा उत्सव हमारे देश में हम कम से कम दलित पिछड़ों के लिए और दूसरा नहीं हो सकता। तो साथियों, ये संविधान की शुरुआत, जैसे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी भी कहते हैं, कि वो बहुत पहले हो चुकी थी। महात्मा बुद्ध ने सबको समता का संदेश दिया, संत कबीर आए, राईदास आए, बहुत महापुरुष, हमारे शाहू जी महाराज, हमारे महात्मा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सबने समता की बात की। और ये जो संविधान है ये उन सब महापुरुषों के जो विचार है उसका निचोड़ है इस संविधान में जो हमारे बीच में आया। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है और लगातार
वो प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचारों को लेकर के चली। 31 मार्च 1931 ये तारीख है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कराची में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस पार्टी का, और सभी प्रगतिशील जो लोग थे उसमें, जो मानव एक समान के सिद्धांत में विश्वास करते थे, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, इस देश में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को बराबर का, समता का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, पैसे वाले हों, निर्धन हों, सबको। और जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को और संविधान बनाने की बात आती है, तो महात्मा गांधी जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, हमने एक प्रस्ताव पास किया था 31 मार्च 1931 को कि संविधान इस देश का मानवता के आधार पर बनेगा, और उस संविधान को बनाना है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल, सबसे सक्षम इंसान को, सबसे उत्तम सर्वोत्तम इंसान को लाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी इस बात को कहते हैं नेहरू जी को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से बढ़ करके कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का संविधान था उसको बना सके। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनकी तो अलग पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कांग्रेस में तो नहीं थे वो। तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस बहुत बड़ी, जो देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी का काम है, उसको आप कीजिए। और बाबा साहब इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस चैलेंज को, एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए। तो साथियों, वो संविधान बनता है, और आज पिछले 70 साल में जो कहानी मैंने अपनी बताई, अपने दादा की, पिता की, बेटी की, मैं समझता हूँ इस हॉल में जो बैठे हैं बहुत से हमारे साथी महसूस कर रहे होंगे कि उससे मिलती जुलती कहानी आपकी भी है कि उस संविधान से क्या लाभ हुआ। तो इस संविधान में आज के समय में एक खतरा भी है। आप देख रहे हैं, अभी सुबह मेरी मुलाकात हुई गौतम जी से, तो आपने जबलपुर का किस्सा बताया। कार्यक्रम करने गए थे, विस्तार से बताएंगे अपनी भाषण में गौतम साहब। तो दलितों, पिछड़ों ने ही संविधान का विरोध कर दिया जबलपुर में, जिसकी वजह से उनको बराबरी का दर्जा मिला। एक वो बाबा बागेश्वर घूम रहे हैं इस देश में। एक पहले आपने सुना होगा, एक भिंडन वाला आया था जो कहता था खालिस्तान बनाऊंगा। एक बाबा बागेश्वर घूम रहे हैं जो कह रहा है मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। और वो व्यक्ति ऐसा है जो उसका आचरण और जो उसकी बातें हमने देखी हैं, वो जातिवाद में विश्वास करता है। वो कहता है दूर से बात करो, मैं इसको छूना मत, तुम अछूत हो, या तुम मुझसे दूर रहो, तुम तो यादव जाति के हो। ऐसी हमने उसकी कई वीडियोस देखी हैं। वो आदमी, एक बार भी उसने मनुस्मृति की भर्त्सना नहीं की, लेकिन क्योंकि एक धर्म एक अफीम होती है, तो बहुत सारे हमारे दलित और पिछड़े भाई भी जो है उसकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 18 नवंबर को एक जगह भाषण दे रहे थे, और वो क्या था कि जो इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयंका साहब जो थे, उनका लेक्चर हो रहा था। और उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि हमारे देश में मैकाले की मानसिकता है, यानी विदेशी सोच है। तो मैं सिर्फ इतना बात अपने, क्योंकि हम यहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैकाले जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे दलितों और पिछड़ों की जिंदगी में। क्योंकि मैकाले ही वो व्यक्ति था जिसने यूनिफॉर्म क्रिमिनल पेनल कोड की बात की। उससे पहले जो था इस देश में, या तो मनुस्मृति के आधार पे कानून चलते थे या इस्लामिक कानून चलते थे।
और मान लीजिए एक ऊंची जात के व्यक्ति ने किसी दूसरी जात के, जिसको उस समय जो जाति व्यवस्था होती थी, अगर बलात्कार भी कर दिया तो उसको कोई सजा नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक आधा था, तेरे को एक दिन का उपवास रखना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, एक दिन खाना नहीं खाना। और अगर कोई शूद्र या अछूत व्यक्ति इस तरह का कोई कुकर्म कर देता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी, यानी जाति देख करके सजा दी जाती थी। मैकॉले ने दो काम किए, एक तो कह दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को मिला। दूसरा, उसने शिक्षा के द्वार सबके लिए खोल दिए, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो उस मैकॉले के खिलाफ अगर मोदी बोलते हैं तो हमें सशंकित हो जाना चाहिए कि कुछ न कुछ आज भी ऐसी कोई योजना चल रही है जो फिर से मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ताकतें आज भी जिंदा हैं, क्योंकि बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को जब देश को ये संविधान समर्पित किया, जो 2 महीने बाद लागू हुआ, तो 3-4 दिन के बाद आरएसएस का एक अखबार जो उस समय ऑर्गेनाइजर के नाम से छपता था, उसमें एडिटोरियल लिखा गया, और शायद गुरु गोलवारकर नाम के व्यक्ति थे जो उसको चलाते थे। उसमें लिखा कि ये संविधान को हम नहीं मानते, और इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस संविधान में मनुस्मृति के जो विचार हैं वो इस संविधान में बाबा साहब ने नहीं डाले। और लगातार उसके बाद देखा आपने कि संविधान को फाड़ने और जलाने की, अब 2-3 दिन पहले जबलपुर में भी गौतम साहब ने मेरे को बताया कि घटनाएं हुई। तो लगातार संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इस संविधान की सुरक्षा हमें आपको जागरूक होकर के करनी पड़ेगी, और इस जागृति को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर फिर से मनुस्मृति लागू हो गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी आने वाली जो होगी वो फिर से गोबर में लथपथ आपको नजर आएगी। तो हमें इस संविधान को सुरक्षित रखना है, चाहे इसके लिए हमें जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, हम जान की बाजी लगाएंगे इसके लिए। इसको सुरक्षित रखेंगे तो ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा कि आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपने मुझे सुना और गौतम जी ने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद। सर यहाँ पे कि अगर यही चलता रहा और भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति का कानून अगर आ गया तो हम लोग वापस से उन्हीं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पे चले जाएंगे जहाँ पे ये लोग हमें देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, नेशनल चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सर आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। और श्री राजकुमार वेरका जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऊपर स्टेज पे आ जाएं और हमारे बीच में शामिल हों। जोरदार तालियां राजपाल गौतम जी के लिए और राजकुमार वेरका जी के लिए। सबसे पहले भारत के सभी जाति और धर्म के लोगों को बिना किसी पक्षपात के, जिसने बराबरी का दर्जा दिया, मैं उस संविधान को नमन करता हूं। और वो बराबरी की सोच जिस जिल्लत भरी जिंदगी से सबक लेकर संविधान के निर्माण करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मिली, मैं उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूं। और मैं देश के उन सब लोगों को नमन करता हूं जिन लोगों ने देश के कोने कोने से चुन चुनकर काबिल लोगों को संविधान सभा में चुनकर भेजा। और मैं इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। सभी देश के महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं
मंच पे आसीन एआईसीसी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई अनिल जैहिंद जी, हमारे एआईसीसी एससी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पूर्व अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के मेंबर वेरका जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर शशि रानी देव जी, दिल्ली कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष नीरज जी, और सभी आज के इस संविधान दिवस समारोह में शामिल मेरे वरिष्ठ और मेरे समकालीन मेरे साथी सहयोगियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज ही के दिन संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी व संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को अंगीकार और आत्मार्पित किया था। बेशक से संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, लेकिन उसको स्वीकार करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको आत्मार्पित करने का दिन आज है। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और मैं आज थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूं। और भावुकता का कारण है, कारण यह है कि जब मैं छोटा था, छुट्टियों के दिनों में अपने गांव जाता था, तो गांव में हमारे घर से कोई 50 मीटर की दूरी पर एक कुआं था, और जब उस कुएं की तरफ हम चलते थे तो स्वर्ण जाति के लोग कहते थे कि इस कुएं पर मत चढ़ना, ये कुआं अपवित्र हो जाएगा, तुम्हारा कुआं उधर है। तो छोटी सी उम्र में यह आभास हुआ कि ये जाति के हिसाब से कुएं क्यों, ये जाति के हिसाब से देश में बस्तियां क्यों, ये जाति के आधार पर उत्पीड़न क्यों। और दूसरा, मन को आघात उस दिन पहुंचा जब 19 अप्रैल 1979 को मैं 6th क्लास का छात्र था और मेरी बड़ी बहन की शादी थी। बारात बड़ी धूमधाम से निकल रही थी, और जब बारात स्वर्ण जाति के घरों के सामने से गुजरी तो स्वर्णों ने बारातियों को कहा कि आप यहां नहीं नाचोगे, यहां से आगे जाओ। और इस बात पर वहां विवाद हुआ, बारात पर बहुत बड़ा हमला हुआ, अनेकों लोग घायल हुए, दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए। सीआरपीएफ के जवान, कम से कम 40 जवान 2 महीने तक हमारे घर और उसके आसपास पहरा देते रहे। सोच के देखो, 6ठी क्लास का एक बच्चा, और वो अपनी बड़ी बहन की शादी वाले दिन भी स्कूल गया हो, और शाम को उसके खुद की बहन की शादी पे, बारात पे इस तरह हमला हुआ हो, तो एक वो उम्र एक कोमल मन वाली उम्र होती है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव मुझे लगता है भारत के कोने कोने में हमारे समाज के लोगों के ऊपर है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति समाज से हो, चाहे वो अनुसूचित जाति समाज से हो, चाहे वो पिछड़े वर्गों से हो, चाहे जिनके पूर्वज शूद्र या अछूत थे, आदिवासी थे, उन्होंने सिख धर्म अपना लिया हो या मुस्लिम धर्म अपना लिया हो,
या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया हो, लेकिन छुआछूत ने और पक्षपात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज के दिन मैं भावुक इसलिए भी हूं, इससे पहले कि मैं अपने संविधान के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको परसों यानी 23 नवंबर और 2025 को जबलपुर के अंदर पिछड़े वर्ग के कुशवाहा समाज के एक संगठन ने और सम्राट अशोक क्रांति सेना ने मिलकर सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस का एक कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया। अपने महापुरुषों की विरासत को सेलिब्रेट करना, ये तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात थी, लेकिन वहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आकर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उन्होंने यहां तक किया कि वहां जो व्यक्ति स्टॉल लगाकर किताब बेच रहा था, वहां से संविधान को उठा के फाड़ दिया। सोच के देखो, जिस संविधान से देश चलता है, क्या उस संविधान से बड़ा देश में कोई दूसरा ग्रंथ हो सकता है क्या? अगर यही प्रतिक्रिया किसी दूसरे के धर्म के पुस्तक को के साथ की हुई होती तो शायद वहां दंगे हो गए होते। हो सकता है किसी की धार्मिक पुस्तक के साथ अपमान वाला कार्य करने वाले की हत्या भी हो जाती, या जो उनके साथी थे उनको गिरफ्तार करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर उन लोगों को आज जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और वो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों की तरफ से कार्यक्रम करने वालों को परेशान करने के लिए आई। क्योंकि जिन लोगों ने विघ्न डाला और संविधान को फाड़ा, उन लोगों को आयोजक लोगों ने इमोशनल होकर उनको पकड़ लिया और उनके साथ धक्का मुक्की की, मार पिटाई हुई। इस बीच बहुत सारे लोग हॉल से बाहर गए। उन्होंने पुलिस को कहा कि क्या संविधान का अपमान करना, संविधान को फाड़ना, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? जो आप राष्ट्रद्रोह करने वालों की तरफ से आके कार्यक्रम करने वालों को परेशान कर रहे हो। माहौल को गर्म होता देख वहां से पुलिस गई, मामला रफा दफा हुआ। कुछ देर बाद एसपी भी आए, कुछ गुंडे औजार हथियार लेकर आए, पुलिस ने उसको रफा दफा किया और इस बीच मेरी स्पीच चल रही थी। लेकिन अब मैं जो असली बात बताना चाहता हूं, जिस पे आपका ध्यान चाहता हूं, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद जब हम लोग बाहर निकले, पूरी बैरिकेडिंग पुलिस की हो रखी थी और दूसरी तरफ 400-500 लोग औजार हथियार लेके हमला करने के लिए आए हुए थे। बहरहाल पुलिस तब तक इतनी हो चुकी थी कि हम वहां से सेफली निकले और मैंने आयोजकों से पूछा कि ये जो लोग हाथों में औजार हथियार लेकर आए हैं, इनका नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जो सम्राट अशोक, बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान की खिलाफत करते हुए ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरा जो असली संशय मन में था, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने फिर सवाल दोबारा पूछा। मैंने पूछा कि ये नेतृत्व करने वाले स्वर्ण हैं, लेकिन ये जो 400-500 लोग हैं जो हाथों के अंदर लाठी, डंडे, त्रिशूल, बल्लम लेके आए हैं,
ये लोग अचानक नहीं आए होंगे, कहीं बस्ती से लाए गए होंगे आसपास से। ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कोरी जाति के लोग हैं। कोरी जाति कौन है? कहीं पे कोरी कहते हैं तो कहीं पे कोली कहते हैं, और ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आती है। पूरे भारत में ये जाति शेड्यूल्ड कास्ट में आती है, और गुजरात में ये जाति पिछड़े वर्ग में आती है। तो जिन लोगों ने हथियार औजार लेके हमला करने के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों को आज भी यह नहीं पता कि आप इस लायक भी बने हो कि औजार हथियार लेकर चले आओ। ये भी इसी संविधान से आपको ताकत मिली। वरना जो लोग आपका नेतृत्व कर रहे थे, जो आपको बेला फुसला कर लाए, वो लोग कभी आपको अपने पास नहीं बिठाते आपकी जाति की वजह से। तो जो मेरा एक संशय था, जो आपने वर्षों से मेरा भाषण सुने होंगे, जिसमें कई बार मैंने कहा है कि जब जब दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म होता है, उनके ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कभी भी दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आपने कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। वो संगठन जो अंदर से, मन से, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, वो संगठन जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के समाज से नफरत करते हैं, वो संगठन कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर होने वाले जुल्म, अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं होते। लेकिन जब जब कहीं धार्मिक जुलूसों के अंदर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग तलवारें लहराते हैं, लाठियां चलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, चर्च के सामने, मस्जिद के सामने जाकर दूसरे धर्म के लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, तो याद रखना, उसमें वो जो भीड़ होती है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के वो लोग, उनको ये एहसास ही नहीं है कि तुम्हारी हजारों साल की गुलामी और बदहाली और उत्पीड़न का कारण क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि जब तक भारत में मनुस्मृति का शासन था, तब तक आपको ना पढ़ने का अधिकार था, ना ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना संपत्ति जोड़ने का अधिकार था। यहां तक कि जो मानवता के प्राकृतिक अधिकार होते हैं, उनको वो भी न मिले थे। तो जो अधिकार मिले वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से मिले हैं। और आज का दिन इसीलिए भी सेलिब्रेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संविधान को बनाने के प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 160 से ज्यादा मीटिंगें हुई संविधान सभा की, और 11 सत्र हुए। गहन चिंतन मनन के बाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, उसके एक एक पहलू पर, एक एक आर्टिकल पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा होने के बाद जो जो सवाल संविधान सभा के सदस्यों ने किए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक एक तर्क रखते हुए हर सदस्य को, संविधान सभा के सदस्य को जब संतुष्ट कर दिया, तब एक एक अनुच्छेद पारित हुआ।
तो ये जो संविधान है ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत के लोगों की जनभावनाओं का प्रतीक है। और संविधान को आत्मार्पित तो 26 नवंबर 1949 को किया, लेकिन उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान सभा को जब संविधान सौंपते हुए उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी। और वो चिंताएं कौन कौन सी चिंताएं थी, अगर उन चिंताओं को अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे कि अब से 76 साल पहले उनको जो संदेह था, जो डर था, उनका डर आज सच साबित हुआ। वो संदेह क्या थे? एक संदेह तो था कि देश में आजादी से पहले जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ा या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा या पूर्ण स्वराज की जो आंदोलन चला, वो आंदोलन भारत की आजादी के लिए था। लेकिन आज भारत आजाद हो गया है। अब भारत का संचालन जब संविधान से होगा, उसके बाद लोगों को अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं होगी। और जिस दिन सरकारों ने अराजकता फैलाने की छूट दे दी, उस दिन देश तबाह हो जाएगा, देश गृहयुद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो पहली चिंता तो वो थी जो आज भारत के अंदर अराजकता जिस कदर बढ़ गई है, खुलेआम जाति के आधार पर किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, किसी को मार पीट कर पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट के उसको जलाया जा रहा है, विरोध करने पर गांव के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये अराजकता आज देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। तो पहली जो चिंता थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की भविष्य को लेकर, वो थी अराजकता। दूसरी चिंता थी नेता के प्रति अंधभक्ति, व्यक्ति पूजा। उसी संविधान सभा के सामने चिंता जाहिर करते हुए 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति इतने अंधभक्त हो जाएंगे कि वो नेता उन्हीं के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे, उन्हीं लोगों के हक और अधिकार को छीनना शुरू कर दे, उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टीज को लेके कुछ पैसे वालों को देना शुरू कर दे, और उसके बावजूद जिसकी प्रॉपर्टी छीन रही है, जिसको मारा पीटा जा रहा है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, वो व्यक्ति फिर भी उसके प्रति अंधभक्त होकर और बुराई का विरोध करना छोड़कर अंधभक्त हो जाएगा। उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी व अधिकार खो देंगे। तो आज भारत के अंदर एक नेता के प्रति इतना अंधभक्ति पैदा की गई है, इस हद तक अंधभक्ति पैदा की गई है कि उस नेता ने भारत सरकार की अनेकों कंपनियों को बेचकर
बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। देश के अनेकों किसानों की जमीनों को छीनकर 1 रुपया मीटर के हिसाब से भारत के 2 पूंजीपतियों को सौंप दिया। और अभी अभी 2 दिन पहले लेबर से संबंधित कानूनों की एक ऐसी अधिसूचना जारी की कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 1942 से 1946 के बीच ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो मजदूरों के काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए थे, आज के इस देश के प्रधानमंत्री ने और सरकार ने काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए। जो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ट्रेड यूनियन बनाकर मजदूरों को जो अधिकार दिए थे, आज के इस नेता ने जिसके प्रति अंधभक्ति पिछले वर्षों में बढ़ी है, उसने उन मजदूरों को कभी भी निकालने का हक फैक्ट्री के मालिकों को दे दिया है। मजदूरों से जो न्याय के लिए हड़ताल करने का उनको अधिकार बाबा साहेब ने दिया था, उस मजदूरों के हड़ताल करने के हक को भी छीन लिया है। अब सोच के देखो कि अगर चुनाव आयोग लोगों की वोट की चोरी करेगा, पूरे के पूरे चुनाव को चोरी करवा देगा, जायज लोगों की वोट कटवा देगा, एसआईआर के नाम पे आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगभग 20 बीएलओज आत्महत्या कर चुके हैं। और उस चुनाव आयोग अगर बेईमानी से चुनाव किसी को जिता दे, तो पहले तो यह व्यवस्था थी कि ऐसे चुनाव आयोग को सजा हो सकती है, लेकिन पिछले दिनों भारत की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया कि चुनाव आयोग और उसके जो कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन उस नेता के प्रति अंधभक्ति इस हद तक देश में बढ़ाई गई कि लोगों के अधिकार छीनने के बावजूद उसके खिलाफ बोलने की किसी में ना तो हिम्मत है, और अगर बोलता है तो उल्टे उस पर मुकदमा बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। अंधभक्ति इस हद तक बढ़ा दी। आपने सबने देखा होगा जंतर मंतर पर कई संगठनों ने तो साल साल तक लगातार प्रदर्शन किए। लोगों के पास इस संविधान ने, इस प्रजातंत्र के अंदर अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए धरने और प्रदर्शन करने की, भाषण और अभिव्यक्ति की जो आजादी दी थी, आज उसी जंतर मंतर पर जहां महीनों महीनों और साल तक प्रदर्शन चलते थे, आज वहां किसी भी संगठन को प्रदर्शन करने की इजाजत आसानी से नहीं मिलती। 3 घंटे की आजादी मिलती है। लंबे समय तक आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आप स्थायी रूप से वहां बैठ के अगर आप भूख हड़ताल करना चाहें तो अब आपको आजादी नहीं है। आपका वो फंडामेंटल राइट इसी सरकार ने खत्म किया है। इसी बात पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो दूसरी चिंता जाहिर की थी कि जिस दिन देश के लोग किसी नेता के प्रति इतनी अंधभक्ति करने लग जाएंगे कि वो नेता तानाशाह हो जाए और लोगों के ही अधिकार छीनने लगे, लोगों का ही उत्पीड़न करने लगे, संविधान के खिलाफ काम करने लगे, उसके बाद भी लोग उसी की भक्ति करते रहे, उस दिन लोग अपनी आजादी खो देंगे। ये दूसरी चिंता 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की थी। और तीसरी चिंता उन्होंने यह की थी कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे,
जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन भारत जो लंबे संघर्ष से जो आजादी प्राप्त किया था, उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की वो सारी चिंताएं सच साबित हुई, और सच इसलिए साबित हुई, शायद आप लोग भी उतना नहीं सोचते होंगे। आप सोचते होंगे कि यहां बीजेपी जीत गई और यहां कांग्रेस हार गई, या यहां बीजेपी जीत गई, यहां समाजवादी पार्टी हार गई। तो आप गलत सोच रहे हैं। ये हार ना तो कांग्रेस की है, ना आरजेडी की है, ना समाजवादी पार्टी की है, और ना ही ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ना ही ये जीत जेडीयू की है। ये पूरे भारत की हार है। ये भारत के प्रजातंत्र की हार है। ये जो वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अधिकार दिया था, आज उस वोट के अधिकार की हार है। क्योंकि कोई पार्टी देश में नहीं जीत रही, बल्कि दो बड़े पूंजीपति जीत रहे हैं और भारत के देश की जनता हार रही है। आपको याद होगा, इसी बिहार के चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने कहा था एक भाषण में कि बिहार में फैक्ट्रियां इसलिए नहीं खुल पा रही क्योंकि यहां पे जमीन की कमी है। लेकिन उसी बिहार में किसानों से जमीन छीनकर 1030 एकड़ जमीन 1 रुपए गज पर अडानी जी को दे दी। तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दो पूंजीपतियों की नौकरी कर रहे हैं, जबकि संविधान ने उन्हें देश की जनता की नौकरी करने के लिए जनसेवक बनाया था। लेकिन वो जनसेवक बनने की बजाय दो पूंजीपतियों के गुलाम हो गए। अरे व्यक्ति गुलाम हो जाता हमें तकलीफ नहीं थी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर गुलाम हो जाए तो देश गुलाम हो जाएगा। आज ये चिंतन करने का समय है, आज के दिन, कि भारत के संविधान ने हमें क्या दिया और मनुस्मृति ने हमसे क्या छीना। क्यों ये संविधान, ये दस्तावेज हम सब के लिए पूजनीय है, क्यों हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर इसको समझना चाहते हो तो आप और हम सबको मिलके अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। कौन से कारण हैं कि हमारे लोग गांव के दक्षिणी दिशा में जहां कूड़ा करकट पड़ा होता था उधर बसाए जाते थे। कौन से कारण हैं कि वो सार्वजनिक तालाब जहां जानवर मलमूत्र कर सकता था, लेकिन इस देश के अछूत और शूद्र उस सार्वजनिक तालाब से भी पानी नहीं ले सकते थे। कौन से कारण है कि भारत में दलित, अछूत, वंचित वर्ग के लोग ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते थे और संपत्ति नहीं जोड़ सकते थे। इस बात को समझेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे तो आपको इस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की वैल्यू का पता चलेगा। और उस वैल्यू को बताने के लिए मैं थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा। साथियों, आजादी से पहले आपको सबको पता होगा भारत 562 रियासतों में बटा था। भारत अनेकों बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार गुलाम हुआ। और इस बात के भी प्रमाण हैं कि भारत के अंदर विदेशी आक्रमणकारी अपने आप नहीं आए। अक्सर भारत के ही किसी राजा ने अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए किसी विदेशी को बुलाया, उसका साथ दिया।
और जब इतिहास को देखोगे, पढ़ोगे, खोजोगे तो पता लगेगा वो गद्दारी करने वाले कभी भी आपको शूद्र, अछूत और आदिवासी नहीं मिलेंगे। वो देश के साथ गद्दारी करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में आमंत्रित करके हमारे देश पे कब्जा करने का आमंत्रण देने वाले स्वर्ण जाति के लोग मिलेंगे। हमारे लोगों ने कभी किसी दूसरे के हक और अधिकार को नहीं छीना। 14-14, 15-15 घंटे काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिलती थी, घर का बचा हुआ खाना मिलता था। तो मनुस्मृति ने हमें क्या दिया? मनुस्मृति ने हमें गुलामी दी। मनुस्मृति डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान से और अंग्रेजों के बनाए कानून से पहले का संविधान था, जिससे भारत के समाज की सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता था। मनुस्मृति में सजा का प्रावधान भी था। उसमें मनुस्मृति में भारत के समाज को, क्योंकि जिस वक्त मनुस्मृति का शासन भारत में लागू हुआ, उस वक्त तक न दुनिया में सिख धर्म था, न दुनिया में इस्लाम धर्म था, और भारत में तब तक ईसाई धर्म भी नहीं आया था। तो भारत में जितने भी लोग थे, जिस वक्त मनुस्मृति भारत में बनी और लागू हुई, उस वक्त भारत में सभी लोग भारत के लोग थे। हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई थे ही नहीं। एक ही व्यवस्था थी। दो तरह के लोग भारत में थे, एक आर्य और एक अनार्य, एक मूल निवासी और एक जो बाद में भारत में आए। दो समाज थे और मनुस्मृति ने उस समाज को 4 भागों में बांट दिया। वर्ण व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति में ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय को रखा, तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा और चौथे नंबर पर शूद्र को रखा। लेकिन जो भारत का मूल निवासी था इनिशियल, उसको चारों वर्णों से बाहर, अवर्ण, पंचम तो कहीं अछूत, कहीं अस्पृश्य, इस रूप में रखा। और उस मनुस्मृति में जो सजा का प्रोविजन था, उस मनुस्मृति रूपी संविधान में समाज में होने वाले किसी भी अपराध के लिए जो सजा का प्रोविजन था, वो इस तरह था कि अगर कोई जुर्म, मान लो चोरी हुई, चोरी ब्राह्मण ने की तो कोई सजा नहीं, चोरी क्षत्रिय ने की तो 4 कोड़े, और वही चोरी किसी वैश्य ने की तो 8 कोड़े, और वही चोरी किसी शूद्र ने, अनिल जैन जी जैसे शूद्र ने की तो 12 कोड़े, और वही चोरी अगर राजेंद्र पाल गौतम जैसे अछूत ने की तो उसकी तो खैर मारते मारते हत्या हो जाए। तो उस मनुस्मृति ने आपको क्या दिया? गुलामी दी, उत्पीड़न दिया, अपमान दिया, जिल्लत की जिंदगी दी। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान आया, तो उस संविधान ने आपको और हमको सबको क्या दिया? उस संविधान ने भारत के वो तमाम लोग जिनको लगभग 1500 साल तक ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से, मानवता के दर्जे से, सभी प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों से दूर रखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने वो सारे अधिकार हमें और आपको सबको दिए। उस संविधान ने हमें यह दिया कि हम, हमारे समाज के लोग, दलित, अछूत, पिछड़े, वंचित वर्ग के लोग, जो कभी इतने शानदार हॉल में बैठकर भाषण नहीं दे सकते थे, और ये अधिकार भी हमें उसी संविधान ने दिया।
1935 से पहले भारत में वोट डालने का अधिकार इनकम टैक्स पे करने वाले लोगों को, ग्रेजुएट्स को और बड़े जमींदारों को था। लेकिन इस संविधान ने भारत में स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार दिया। एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक कीमत, यह संविधान ने दिया। भारत जिसमें सैकड़ों रियासतें थी, अनेकों इंडिपेंडेंट राज्य थे, एक दूसरे पर हमला करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। भारत कभी एक राष्ट्र के रूप में निर्मित नहीं था। उस संविधान ने उस भारत को जो विविधताओं का देश था, जहां पे 6,743 जातियां हैं, जहां पे अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं, उस विविधता भरे भारत, जो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, इस संविधान ने भारत को एक एकीकृत, मजबूत, सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित किया। यह संविधान ने दिया। इस संविधान ने शिक्षण संस्थानों में इस देश के उन वर्गों को जो शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए सीटें निर्धारित की। सरकारी नौकरियों में सीटें निर्धारित की। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटें निर्धारित की। तो उस मनुस्मृति रूपी संविधान ने हमें गुलाम बनाया, उत्पीड़न दिया, और इस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने हमें जज बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, प्रोफेसर बनाया, साइंटिस्ट बनाया, एमएलए बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, देश के मुख्य न्यायाधीश दो बनाए, देश के दो राष्ट्रपति दलित बनाए, देश की एक राष्ट्रपति आदिवासी बनाई। अब ये समझ लीजिए, दो में से एक को चुनना है। देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में उसी संविधान को, जिसकी शपथ लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, उसी संविधान को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धीरे धीरे नोच रहे हैं। जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान से दिए थे, उन्हीं अधिकारों को देश के प्रधानमंत्री लगातार छीन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी और कुछ बड़े न्यूज चैनल एक झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से वंचित इसलिए रह गई कि एक झूठा नैरेटिव चलाया कि देश का संविधान खतरे में है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि देश का संविधान वास्तव में खतरे में है। वो नैरेटिव नहीं था। उसी पार्टी के अनेकों सांसदों ने, नेताओं ने, मंत्रियों ने अपनी सभाओं में, भाषण में कहा था, अब की बार 400 पार, हमें संविधान बदलना है। ये सच है या नहीं है? ये तो धन्यवाद करो इस देश के मानवतावादी लोगों को, इस देश के संविधान के मानने वाले लोगों को, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिन सब लोगों ने मिलकर संविधान को बचाने का काम किया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। साथियों, जबलपुर की घटना यह बताती है कि मोदी जी के शासन में कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली के जंतर मंतर पर
कुछ देशद्रोहियों ने भारत के संविधान को खुलेआम फाड़कर जलाया था और मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब का नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान को उन्हीं मनुवादियों ने फाड़ दिया। और अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने देश के संविधान को फाड़ने वाले, देश का संविधान का अपमान करने वाले उन देशद्रोहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप बताइए, देश खतरे में है कि नहीं है? मजदूरों से हड़ताल का अधिकार छीन लेना, क्या यह देश के संविधान पर हमला नहीं है? देश के लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार को छीन लेना, क्या यह देश के संविधान पर हमला नहीं है? संविधान ने चुनाव आयोग को एक जिम्मेदारी दी है महत्वपूर्ण, कि चुनाव आयोग का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। वोट डालने वाले वोटर को यह भरोसा दे कि वो जिसको चुनना चाहता है, जिसको वोट दे रहा है, उसका वोट वहीं पे जा रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत के लोगों को अब यह भरोसा है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? क्या भारत के लोगों को इस बात पे भरोसा है कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उनका वोट उसी को जा रहा है? ये जो ईवीएम है, इसके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन दो चीजों के बिना कोई चोरी संभव नहीं है। एक है टाइम क्लॉक, मशीन के अंदर क्लॉक लगा है, और दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर चिप। माइक्रो कंट्रोलर चिप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वो पूरा डाटा फीड किया जाता है, जिसमें सिंबल अपलोड किए जाते हैं, कैंडिडेट फाइल अपलोड की जाती है। ये प्रोग्रामिंग जो की जाती है वो माइक्रो कंट्रोलर चिप में प्रोग्रामिंग की जाती है। ये जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में ऐसा फिक्स किया जाता प्रोग्रामिंग कि 2 + 2 × 4 यानी 2 × 2 = 4। आप कैलकुलेटर में 2 और 2 की गुना करोगे तो रिजल्ट 4 आएगा। लेकिन उसी कैलकुलेटर में अगर यह प्रोग्रामिंग कर दी जाए कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा कि 2 × 2 करने पर 5 आए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 5 आएगा या नहीं आएगा? 2 और 2 4 होते हैं। ये कैलकुलेटर के अंदर प्रोग्रामिंग किसी इंजीनियर ने की है, तो वही इंजीनियर अगर उसमें प्रोग्रामिंग ये कर दे कि 2 × 2 = 5, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इस ईवीएम में वोट की चोरी कैसे संभव है? जब बूथ एजेंट को बुला के वोट डलवा कर इनसे चेक करवाई जाती है और कहा जाता है जिसको डालिए उतनी उतनी निकली, ठीक है ना? बूथ एजेंट कहता है हाँ जी ठीक है। और फिर जिस दिन वोट पड़ती है, वोट वाले दिन भी सुबह सभी पार्टियों के जो बूथ एजेंट अंदर होते हैं उनसे भी 10-10 वोट डलवाई जाती हैं कि वोट डाल के देख लो भाई। फिर मशीन खोल के दिखाई जाती है, जितनी जितनी डाली उतनी निकले, ठीक है? सब कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो फिर चोरी कैसे हो रही है? एक्चुअली चोरी करने के लिए ही उसके अंदर टाइम क्लॉक लगा है। प्रोग्रामिंग करते वक्त टाइम क्लॉक की मदद से यह तय किया जाता है कि चुनाव वाले दिन कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में आपकी वोट को स्विफ्ट करना है, रिगिंग करनी है। अब आप बताइए संभव है कि नहीं है? एलन मस्क ने भी कहा कि ईवीएम सेफ नहीं है। अनेकों लोगों ने, विद्वानों ने, इंजीनियर्स ने बकायदा ईवीएम से कैसे वोट चोरी होती करके दिखाया है। लेकिन हमारे देश का निर्वाचन आयोग, जिसकी जिम्मेदारी ही यह है
कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि वो लोगों को, वोटर को ये भरोसा दे कि वो जिसको अपना वोट दे रहे हैं वहीं उसका वोट जा रहा है। तो अगर ईवीएम से वोट चोरी हो रही है, चूंकि जब कई जगह ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि एक चुनाव क्षेत्र में हमने देखा है कि बीएसपी का कैंडिडेट, जहां वो उसका खुद का घर है, जिस बूथ पे उसका खुद का, उसके परिवार का वोट है, जब उस बूथ की काउंटिंग आई, मशीन खुली, तो उस अपने बूथ पे उसको एक भी वोट नहीं मिला। और उस बीएसपी के कैंडिडेट ने कहा कि एक बार को मैं मान लेता हूं कि मेरे घर के आधे लोग मेरे से नाराज होंगे, वो मुझे वोट नहीं देंगे, किसी और को दे सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का वोट कहां गया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता। आपने अभी बिहार के चुनाव में, चुनाव होने से पहले भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी का वो वीडियो देखा होगा, जिस वीडियो में वो कह रहे हैं सबूत कहां है, कह रहे हैं ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक ही राज्य में चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, 2 राज्य में वोट डालना अपराध है। तो मैं ज्ञानेश कुमार जी को सबूत दे रहा हूं। पूरे देश के लोगों ने सोशल मीडिया पे सबूत दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के पूर्व सांसद और उनके प्रवक्ता, आरएसएस के प्रचारक, विश्लेषक राकेश सिन्हा ने दिल्ली के अंदर इसी फरवरी में वोट डाला और वोट डालते हुए इस तरह उंगली दिखाते हुए फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया। और फिर 6 नवंबर को प्रथम चरण में बिहार में जाके भी वोट डाल दिया, फिर भी इसी तरह दिखा के सोशल मीडिया पे डाला। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, ये सबूत काफी नहीं है क्या? तो इसका मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता बिल्कुल खत्म है। और चुनाव आयोग, जो देश की सरकार को चुनने के लिए संविधान ने देश के लोगों को जो वोट का अधिकार दिया था कि अगर कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो हम अपने वोट का इस्तेमाल करके उस सरकार को बदल दें, लेकिन चुनाव आयोग की मदद से जब वोट चोरी की जा रही है तो उस वक्त अगर चुनाव आयोग खामोश है तो क्या यह भारत के संविधान व लोकतंत्र पर हमला नहीं है? तो आज संविधान दिवस के समारोह में मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, आज भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। भारत के अंदर खुलेआम संविधान को फाड़ा जा रहा है, खुलेआम भारत के संविधान को जलाया जा रहा है और फाड़ने वाले लोगों के साथ सरकार खड़ी नजर आती है। उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जिनको जेल में डालना चाहिए था, उनके लिए पुलिस प्रशासन आकर शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से संविधान का सम्मान करने का प्रोग्राम करने पर आकर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। तो क्या भारत का संविधान सुरक्षित है? तो भारत के संविधान ने हमें वो दिया जो मनुस्मृति ने हमसे छीना था। भारत के संविधान ने हमें पढ़ने का, संपत्ति का, व्यापार का, वोट का, सरकार बनाने का, सरकार गिराने का, ये सारे अधिकार दिए और मनुस्मृति ने इन सारे अधिकारों से हमें वंचित रखा था। दुख तब होता है कि कोई व्यक्ति आके कहे कि हमें हिंदू राष्ट्र बना रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाले और वो मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं मंत्री बनते वक्त, वो उस यात्रा में उस व्यक्ति को साथ लेकर घूमते हैं। तो क्या वो लोग जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी,
कि उनकी नज़र में वो कोई जाति धर्म मायने नहीं रखती, वो सरकार में रहते हुए सारे फैसले बिना राग द्वेष के संवैधानिक तरीके से फैसले लेंगे, निष्पक्ष रूप से लेंगे, बिना डरे बिना राग द्वेष के लेंगे। तो क्या हमारे देश के वो सारे नेता जो खुलेआम दूसरे धर्म पर आए दिन हमला कर रहे हैं, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर हमला करने वाले को, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्या ये देश के संविधान पर हमला नहीं है? तो देश का प्रजातंत्र जिसका आधार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चार चीज थी जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखते वक्त कहा था। वो मैं पढ़ के एक लाइन बताता हूं, फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। भाषण का अंतिम संदेश बाबा साहब ने यह दिया था कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल कानून की किताब यानी कि संविधान द्वारा नहीं की जा सकती। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा केवल संविधान रूपी किताब से नहीं की जा सकती, बल्कि यह सक्रिय, जागरूक और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। लेकिन मेजॉरिटी की बात करने वाले लोग क्या सक्रिय रूप से, जागरूकता के साथ, नैतिक रूप से जिम्मेदारी निभा रहे? तो फिर संविधान, और दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के माध्यम से ही संभव है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं ये लास्ट लाइन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आज के इस प्रोग्राम के लिए और पूरे देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए जरा, फोटो खींचते रहेंगे बाद में। नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाएं। लेकिन क्या भारत में समानता है? भारत का 90% धन, धरती, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन केवल 10% लोगों के कब्जे में है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंदर कहा है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों को पूरे देश के लोगों में समान रूप से बांटे। क्या देश की सरकारें संविधान के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों को देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को बराबरी से बांट रही हैं? तो पहला तो समानता वाला सिद्धांत यहां विफल होता है। दूसरा, अगर आप घोड़ी पर बारात निकाल रहे हैं और आजाद होने के 78 साल बाद भी एक दलित को घोड़ी पर बारात निकालने पर उस पर हमला किया जा रहा है, तो क्या यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? अगर कोई किसी दलित को यह कह के कि तुमने स्वर्णों को कुर्सी से खड़ा होकर सैल्यूट नहीं किया और उसको वो पिटाई करके अपना पेशाब पिलाएं, क्या ये समानता और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? तो आज हमारे और आपके सब के लिए बेशक 26 नवंबर संविधान दिवस एक गौरव का दिन है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ साथ ये इस बात का चिंतन करने का भी दिन है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान के माध्यम से दिया था, क्या वो अब सुरक्षित है? जो पीएसयूज बने, सरकारी नौकरियां मिली, करोड़ों लोगों को जो रोजगार के साधन बने, देश की सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को भारत सरकार ने बेचकर प्राइवेट हाथों में देकर और 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार और राज्य सरकारों में जो चपड़ासी, सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार
उस तरह की 4th क्लास की नौकरी में ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग आते थे, उसको बीजेपी की सरकार ने आउटसोर्स करके ठेके पे देकर हमारे लोगों का सबसे छोटी 4th क्लास की नौकरी को भी ठेके पे देके हमारी नौकरियां छीनने का काम किया। ऐसे में क्या संविधान सुरक्षित है? जो आज की सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसे के अभाव में आपके बच्चे अपने आप ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी लॉ कॉलेज के अंदर जो फीस है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक एक डिग्री करने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए चाहिए। और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग 98 से 99% ऐसे हैं जिनके परिवार हर महीने में 5,000 से 20,000 रुपए महीने के बीच कमाते हैं। क्या हमारे 99% लोग पैसे के अभाव में ये उच्च शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं है? तो जब हम पढ़ के आगे बढ़े, मैं पढ़ा तो वकील बना, रिजर्वेशन था तो एमएलए बना, शेड्यूल कास्ट था तो शेड्यूल कास्ट कोटे से मंत्री बना, आप डॉक्टर बने, आप प्रोफेसर बनी, आप में भी कितने लोग अच्छी अच्छी कुर्सी तक पहुंचे। तो जो संविधान ने अधिकार दिए थे उसकी वजह से पहुंचे, लेकिन सरकारों ने आपके शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो ना वकील बन पाएंगे, ना जज बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे। पहले तो वजीफे से पढ़ लेते थे। तो आज के इस चिंतन शिविर में मैं संविधान को नमन करते हुए और संविधान दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं व बधाई देते हुए इस बात का आग्रह करता हूं कि जिस संविधान ने हमें तमाम तरह के अधिकार देके गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौका दिया, आज की केंद्र की सरकार ने उसी संविधान को कमजोर करके हमारे जीवन से उस उजाले को, उस तरक्की के रास्ते को बंद करके हमारे लोगों को फिर से बदहाल, गुलाम, उत्पीड़ित करने का रास्ता बना दिया है। ये दिन जागरूकता का है। हम जागरूक नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो सारे अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें मिले थे, जिसकी चिंता बार बार जन नायक न्याय योद्धा राहुल गांधी पूरे देश के कोने कोने में जाके कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये कोई चुनाव के लिए शब्द बोले हुए शब्द नहीं है, ये वास्तव में देश का प्रजातंत्र और देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आप सबके बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। आप सबके बच्चे फिर से गुलाम होने वाले हैं। हमें और आपको अपने बच्चों को फिर से गुलाम नहीं होने देना है। हमको एकजुट होकर जागरूकता के साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का वहन करना है और एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। हेलो 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 हेलो। ये आग जो हमारे अंदर जलाई है राजेंद्र पाल गौतम जी ने, ये इस ऑडिटोरियम तक नहीं रहनी चाहिए और इसको हम अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में लेके जाएं। यहाँ पे नारा लगाने से अच्छा है कि हम लोग अपने अंदर की जो आग है उसको इसी तरह जले रहने दीजिए। और गौतम जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आग जो हमारे अंदर लगाई है उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। सॉरी साथियों, एक बात, वैसे तो चिट्ठी आपके पास पहुंच गई, फिर भी मैं सारे उपस्थित हैं एक बार बता दूं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जी ने एक चिट्ठी कांग्रेस के सभी विभागों को, सारे राज्य की इकाइयों को और जितने भी फ्रंटल्स हैं या और हमारे संगठन से जुड़े जितने भी संगठन हैं कांग्रेस से, उन सबको एक चिट्ठी भेज के एक आह्वान किया है कि इसे 26 नवंबर से आज से 26 जनवरी तक लगातार 2 महीने हमें संविधान के ऊपर, जागरूकता के ऊपर सेमिनार, सिंपोजियम, कुछ डिबेट्स, चर्चाएं और इस तरह के आयोजन पूरे देश में जाके करने, हर राज्य में करने, हर जिले में करने, हर विधानसभा क्षेत्र में करने, हर मंडल में करने, हर वार्ड में करने। और हमने और अनिल जैन जी ने तो लखनऊ में बाकायदा घोषणा की कि SC, ST और OBC ये डिपार्टमेंट माइनॉरिटी को और साथ ले लेंगे।
हम चारों डिपार्टमेंट मिलके पूरे देश के गांव-गांव में, बस्तियों में संविधान जागरूकता सभाएं करेंगे और अपने लोगों को संविधान का महत्व बताएंगे, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, वो चिट्ठी प्रदेश अध्यक्षों को भी गई है, सारे हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी गई है, और उनसे निवेदन किया वो अपने अपने प्रदेश में सुनिश्चित करें कि निचले स्तर तक, गांव के स्तर तक संविधान की जागरूकता के सभाएं, डिबेट्स, सेमिनार्स, सिंपोजियम, इस तरह की चीज़ें आयोजित की जाएं। तो मेरा निवेदन है, आप लोग आज से ही लगातार जहां भी बैठे संविधान पर चर्चा करें, लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करें, ताकि जो संदेश एआईसीसी ने तमाम हम कार्यकर्ताओं को दिया है उसको हम केवल शब्दों तक ना रह जाए। ये भी हमारा एक फेलियर का कारण है कि हमारे बूथ पर बैठने वाले लोग भी नहीं दिखते। तो अब दूसरों की जो चाल छल कपट है वो अपनी जगह है, पर जो हमारी अपनी कमजोरी है वो अपनी जगह, हमें अपनी कमजोरी दूर करनी है और गांव-गांव तक पहुंच के अपने लोगों के माध्यम से उनको संविधान की प्रति जागरूक करने का काम आप लोग तेजी से शुरू कर दें। ये भी निवेदन मैं आपसे करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको 2 महीने का कार्यक्रम के बारे में पता चला, गौतम जी ने उसके बारे में आपको बताया। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जो संविधान की लड़ाई है वो ज़मीनों पे लड़ रहे हैं, और इस नई चिंगारी के साथ हम इस लड़ाई को सर आगे लेके जाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसी के साथ हम लोग एक शपथ लेंगे वापस से संविधान की, कि आज से हमारी एक नई लड़ाई शुरू हो रही है। ये कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और बाबा साहब के जो प्रिंसिपल्स के बारे में जो बात की गौतम जी ने और प्रोफेसर शशि रानी जी ने और अनिल जैन जी ने, उसको बचाने की है। मैं राजकुमार वेरका जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शपथ पढ़कर सबको शपथ दिलाएं। राजकुमार वेरका जी वाइस चेयरमैन रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के, बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हमारे समाज से। तो उनका जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। सभी को ये पत्र मिला हुआ है, तो आप एक बार उसको खड़े हो जाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इन संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संपत 2006 21 सदमी और एकता द्वारा संविधान की अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम की अभी बाहर मत जाइए, हम लोग खत्म करेंगे जल्दी से। मैं सबको आग्रह करूंगा कि 2 मिनट आप प्लीज अपना जगह लीजिए जी।
देखिए कांग्रेस, बाबा साहब अंबेडकर ने भी आज ही के दिन 76 ईयर्स अगो जब संविधान को सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की तारीफ की थी, बोल के कि एक जो संविधान आया है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बिना नहीं आ सकता था, जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने एक एक मुद्दे पे बात की, एक एक चीज पे बात की। आज दुख की बात है कि हम सब लोग बहुत लेट हो गए किसी कुछ कारणों से, पर ये अनुशासन ही है जो कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब का ये सोच था कि अगर संविधान खतरे में भी रहेगा तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह उसे बनाने में मदद की है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी उसको बचाने में भी मदद करेगी। तो उसी अनुशासन के साथ आप लोग बैठिए। मैं आग्रह करूंगा श्री संजय नीरज जी को, जो कि स्टेट चेयरमैन है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, कि वो आप सब लोग का शुक्रिया अदा करें इस प्रोग्राम में आने के लिए। संजय जी। धन्यवाद तरुण भाई। समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन। साथियों, सम्मानित मंच पे विराजमान अनुसूचित ऑल इंडिया अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बड़े भाई, क्रांतिकारी, समाज सुधारक राजेंद्र पाल गौतम जी, ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बड़े भाई अनिल जैन जी, और हमारी प्रोफेसर शशि रानी जी के लिए कहूंगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पैर, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बताए। तो जो आपने अपने भाषण में जो हमको संविधान के बारे में राह दिखाई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई राजकुमार वेरका जी, जो पूर्व में जनरल सेक्रेटरी रहे, सफाई आयोग के मेंबर रहे, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करूं या आपका नाम लूं, मेरे लिए जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सम्मान के योग हैं, वही सम्मान के योग उस पंक्ति, लास्ट पंक्ति, वो भी उतने ही सम्मान के योग हैं जो प्रथम पंक्ति में है। ये बड़ा हम लोगों के लिए एक त्योहार की तरह मनाने वाला दिन है, संविधान दिवस, जिसने हमें आत्मसम्मान से जीने की राह दी। परंतु बड़ा दुख होता है कि बार बार बताने के बाद भी कि आज का दिन बनाओ, कुछ लोग और त्योहार तो मनाने पहुंच जाते हैं, होली दिवाली बना लेते हैं, लेकिन जिस त्योहार को बनाना चाहिए उसे बनाने के लिए यहां उपस्थित नहीं होते। मैं उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बड़ी पीड़ा की बात है, जिस बाबा साहब ने आपके लिए जो संविधान लिखा, वो संविधान सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं लिखा, भारत के हर इंसान के, हर व्यक्ति के लिए वो संविधान लिखा। उस संविधान को बचाने की बात आती है तो लोग अपने घरों में बैठे होते हैं। मैंने बाबा साहब से सीखा था, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे डुबाने में जितना समय व्यर्थ कर रहे हो, उतना समय अपने उठाने में लगाओगे तो इस देश में सम्मान से जी पाओगे। साथियों, आप लोग सभी यहाँ आए, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आपने यहाँ जो भी सीखा, वैसे तो आप अपने आप में हर व्यक्ति सक्षम है और संविधान के लिए लड़ने वाला है, लेकिन जो हमारे मंच पे उपस्थित हमारे नेताओं ने जो आपको सिखाया, उसे आगे जाके यहाँ से, इस सभागार से जाने के बाद अपने लोगों को बताना है कि संविधान हमें कितना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आपको धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय 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 भीम। आपसे तेज आवाज है।
इस सभागार के बाहर पता चलना चाहिए। ऐसी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हुआ है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम साथियों। ये संविधान की प्रस्तावना आप अपने साथ लेके जाइएगा प्लीज। इसकी सब लोग खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।